पे लगा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कैटालिटिक एफिशिएंसी की। तो 10⁻³ से 10⁸ टाइम्स जो है फास्टर ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करते हैं। फिर हमने टर्नओवर नंबर की बात की कि टर्नओवर नंबर क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दैट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स पर एंजाइम पर सेकंड। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है, के कैट। और ये कितनी होती है 10⁻² से 10⁻4 पर सेकंड, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 100 से 10,000 मॉलिक्यूल्स जो हैं सबस्ट्रेट के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं पर सेकंड। ठीक हो गया। स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि हर एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, ये स्पेसिफिसिटी भी जो है ना जनरल टाइप और मजीद स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिसिटी की भी दो टाइप्स हैं, जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल क्या है, जिस तरह हेक्सोकाइनेज की उस दिन एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि हेक्सोकाइनेज जो है तमाम 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फेट ग्रुप उनको डोनेट करता है। जबकि हमने ग्लूकोकाइनेज की बात की तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली ग्लूकोज की जो है फॉस्फोराइलेशन करवाता है, तो वो ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी जो है वो जनरल भी हो सकती है कि एक एंजाइम एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वो मोर स्पेसिफिक भी हो सकती है कि एक सब एंजाइम जो जस्ट एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हो। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस फिर से, ये क्योंकि आज डेफिनेशन ज्यादा आएंगी। आपने हॉलो एंजाइम एफएससी के अंदर पढ़ा था कि हॉलो एंजाइम कहते हैं एक कंप्लीट एक्टिव विद नॉन प्रोटीन पार्ट, एन एंजाइम दैट इज एक्टिव और विद नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, जिसके साथ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट अटैच हो और वो एक्टिव फॉर्म में हो, उसको हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। और अगर वो एंजाइम जो है उसके साथ उसका को फैक्टर या को एंजाइम जो उसका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है वो अटैच नहीं है, ठीक है, और वो इनएक्टिव है, तो उसको हम क्या कहते थे, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जबकि हॉलो एंजाइम जो है वो कंप्लीट एक्टिव विद नॉन प्रोटीन कंपोनेंट फॉर्म को कहते हैं, एक्टिव फॉर्म को कहते हैं हॉलो एंजाइम, जबकि एपो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव विदाउट नॉन प्रोटीन कंपोनेंट पार्ट को कहा जाता है। तो वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो है जो एंजाइम्स को रिक्वायर होता है उनके फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, उसकी फिर आगे टाइप्स हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी के अंदर यहाँ पे काफी इशू है। ठीक है, आप चाहें तो मुश्ताक पे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजीली ये टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएगी। ठीक है, लिपनकॉर्ड पे ये जल्दी समझ नहीं आती। तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन वो जो लिंक्स होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि वो कोई आयन हो सकता है, मेटल आयन, जिस तरह जिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है, इसके अलावा जो है और भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है, मैग्नीशियम हो सकता है, मैंगनीज हो सकती है। तो अगर तो वो इनऑर्गेनिक है जैसे ये मेटल आयन्स हैं तो उसको हम को फैक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है वो अगर मेटल आइन है, इनऑर्गेनिक इन नेचर है, तो उसको हम को फैक्टर कहेंगे। अगर वो ऑर्गेनिक इन नेचर है तो उसको हम को एंजाइम कहेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक इन नेचर में क्या हो सकता है कि वो एफएडी हो सकता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, वो एनएडी हो सकता है। वो वाइटामिन में से जो अक्सर वाइटामिन होते हैं वो को फैक्टर के तौर पे, को एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है अगर तो वो इनऑर्गेनिक होगा, मेटल आइन होगा, तो उसको हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि अगर वो ऑर्गेनिक इन नेचर होगा तो उसको हम कोएंजाइम का नाम देते हैं। अब यहाँ पर इसने थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा की है, लेकिन मुश्ताक ने इस कंफ्यूजन को दूर किया हुआ है कि कोफैक्टर हो या कोएंजाइम हो, ये दोनों टाइटली बाउंड भी हो सकते हैं, लूजली बाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मुश्ताक लिखता है कि को फैक्टर जो है टाइटली बाउंड भी हो सकता है, लूजली बाउंड भी हो सकता है। इसी तरह को एंजाइम भी टाइटली बाउंड भी हो सकता है, लूजली बाउंड भी हो सकता है। तो अगर ये इन दोनों में से कोई जो है टाइटली बाउंड है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। और अगर वो लूजली बाउंड है तो उसको को सबस्ट्रेट का नाम देते हैं हम। ठीक है, ये इसने लिपनकॉर्ट ने को सबस्ट्रेट की टर्म यूज की हुई है। जबकि एफएससी के अंदर आपने जो पढ़ी उसमें को एंजाइम बेसिकली इसको कहते थे जो लूजली अटैच होता था, और प्रोस्थेटिक ग्रुप उसको कहते थे जो टाइटली बाउंड होता था। यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आ गई है कि को फैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक होता है, जबकि को एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक होता है। और अगर को फैक्टर या को एंजाइम टाइटली बाउंड हो तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे,
अगर कोएंजाइम या कोफैक्टर लूजली अटैच हो तो उसको को सबस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, होप सो कि आपकी कंफ्यूजन जो है इसमें दूर हो जाएगी। ये अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं, लेकिन मुश्ताक पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो मैंने मुश्ताक के अकॉर्डिंग आपको ये समझा दिया है। ठीक है, एफएससी में आपने क्योंकि कोएंजाइम को लूजली अटैच में पढ़ा था तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, उसमें आपने मेटल्स को एक्टिवेटर के अंदर पढ़ा था कि मेटल्स अगर हो तो उनको हम एक्टिवेटर कह देंगे, लूजली अटैच हो तो कोएंजाइम। तो वो कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने एफएससी के साथ। जस्ट जो यहाँ पे लिखे आपने इसको इसी तरह याद करना, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये आती हैं कि कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक होता है, को एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, इसमें आप एंजाइम से याद रख सकते हैं, एंजाइम जो है क्योंकि ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, प्रोटीन है, तो को एंजाइम वो भी ऑर्गेनिक होगा। को फैक्टर कोई फैक्टर है ना, फैक्टर जिंक कोई मेटल आइन है तो ये इनऑर्गेनिक होगा। अगर वो लूजली है तो को सबस्ट्रेट, अगर इन दोनों में से कोई टाइटली बाउंड है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अब रेगुलेशन की बात करते हैं कि एंजाइम्स की रेगुलेशन किस तरह हो सकती है। ये वैसे इस पे एक सेपरेट लेक्चर भी है, मैं इसकी लिपन कॉर्ड की जो है ना सीक्वेंस है उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, आगे पीछे टॉपिक से नहीं लेके जा रहा। बहरहाल जो इसकी रेगुलेशन है वो आगे लिखी हुई है, वो हमारा कल से परसों वाला लेक्चर जो है वो उस पे होगा रेगुलेशन के ऊपर। जस्ट आपको वैसे बता देता हूँ, रेगुलेशन जो है यहाँ पे ये आपको पॉइंट्स आपने नोट कर लेने, ये कहीं पे नहीं लिखे हुए, ये आपने अच्छी तरह इनको नोट कर लें, इनको पिक ले लें, जो भी करना है आपने इसको कर लें कि रेगुलेशन जो है वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो सकती है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन ये होती है कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होती है, कोई सब्सटेंस स्पेसिफिक जो है या तो रिएक्शन को तेज कर रहा होता है या फिर उसको उसकी स्पीड को स्लो कर रहा होता है। ठीक है, फीडबैक रेगुलेशन हो सकती है, जैसे जो प्रोडक्ट होता है वो अमूमन जो है रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ी थी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स जो है कंसंट्रेशन में ज्यादा होंगे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाता है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। कोवलेंट मॉडिफिकेशन क्या होती है, जी मैं सरसरी सा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इस पे काफी अच्छी तरह हम बहस करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। कोवलेंट मॉडिफिकेशन हमने सेल सिग्नलिंग पढ़ी, वहां पे हमने बारहा पढ़ा कि एंड पे फॉस्फोराइलेशन होती थी, काइनेसिस जो है, तो वो बेसिकली फॉस्फोराइलेशन भी इसी के अंदर आती है कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करके एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में लेके आना या उनको इनएक्टिव कर देना। ठीक है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन में ये होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनको कोवलेंटली अटैच किया जाता है एंजाइम के साथ, या तो उस अटैचमेंट के साथ एंजाइम एक्टिव हो जाता है या फिर वो इनएक्टिव हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह भी सिचुएशन हो। तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन ये होती है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को या तो अटैच कर देना हमने कोवलेंटली, तो जिससे या तो अगर इनएक्टिव था तो एक्टिव हो जाएगा, अगर एक्टिव है तो इनएक्टिव हो जाएगा। इस तरह हमने फॉस्फोप्रोटीन्स पढ़ी थी कि प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव होती है, फॉस्फोप्रोटीन्स है वो एक्टिवेट हो जाती है। कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन में ये होता है कि इस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में है, कुछ साइटोसोल में पड़े हैं, कुछ जो हैं वो आपके उसमें पेरोक्सिसोम्स के अंदर पड़े होते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि साइड रिएक्शंस नहीं होते। कंपार्टमेंटलाइजेशन इससे ये भी एक रेगुलेशन का पार्ट है, क्योंकि जब अगर सारी चीजें एक ही जगह प्रेजेंट होती, हो सकता था कि किसी और रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो किसी और रिएक्शन के रिएक्टेंट के साथ मिलके कोई अजीब ही प्रोडक्ट बना देता जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती थी, या वो हमारे लिए यूजफुल ना होती तो हमारी एनर्जी वेस्टेज होना था, हमारे रिएक्टेंट्स ने वेस्ट हो जाना था। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है एक तो स्पेसिफिक कंपार्टमेंट देती है जिससे साइड रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाते। साइड रिएक्शंस नहीं हो पाते तो हमारी जो एनर्जी है वो यूजफुल पर्पस के लिए यूज होती है, हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो वेस्ट नहीं होते। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म रेगुलेशन एक होती है जिसको जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जिस तरह हमने ग्रुप 1 हार्मोन्स पढ़े थे सेल सिग्नलिंग के अंदर, वो डायरेक्टली जाके डीएनए के ऊपर बाइंड करते थे, रेस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर। तो वो क्या करते थे, ट्रांसक्रिप्शन करवाते थे, फिर ट्रांसलेशन करवाते थे, स्पेसिफिक एंजाइम्स बनवाना शुरू कर देते थे। तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में ये होता है, जेनेटिकली बेस्ड होती है ये, कि जो हॉर्मोन्स हैं वो डीएनए के ऊपर जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, जब वो डीएनए के ऊपर बाइंड करते हैं तो एक स्पेसिफिक एंजाइम की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको इनहांस कर देते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होती है क्योंकि ये 2-3 दिन या 4 दिन के बाद जो है ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, बाकी सारी जो है वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में होती है। फिर एंजाइम डिग्रेडेशन, जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं हमें उनकी डिग्रेडेशन कम होती है, जो एंजाइम्स हमें नहीं चाहिए होते, ठीक है, जिनसे हमें जो है जो काम लेना था वो काम मुकम्मल हो गया है, उन एंजाइम्स की डिग्रेडेशन कर दी जाती है।
वो कैसे की जाती है वो आपको मैंने बताया था, लाइसोसोमल डिग्रेडेशन भी होती है और पेरोक्सिसोम्स के थ्रू भी होती है। तो पेरोक्सिसोम्स के थ्रू जो होती है वो कैसे होती है कि जो एंजाइम हमें नहीं चाहिए उसको टैग कर दिया जाता है विद यूबीक्यूटिन मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन थी हमने उस दिन देखी थी। तो जैसे ही उसको टैग करता है तो पेरोक्सिसोम जो है उसको उस पर अटैक करता है, उसको इंगल्फ करके उसकी ब्रेक डाउन करवा देता है। तो जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं उनकी डिग्रेडेशन को कम किया जाता है, जो एंजाइम्स नहीं चाहिए हमें, जिनकी रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई है, तो उन एंजाइम्स की डिग्रेडेशन को इनहांस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रेगुलेशन होती है। मजीद इस पे हम बहस करेंगे। कंपार्टमेंटलाइजेशन, बच्चे कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है कि डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट है। जैसे कि हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। फैटी एसिड ब्रेकडाउन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, बीटा ऑक्सीडेशन होगी, वो सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट है? साइटोसोल के अंदर, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोलिक प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा जी ये भी बता देता हूँ। इसके अलावा जो है आपने ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ी, ग्लाइकोजिन की जो ब्रेकडाउन है वो साइटोसोल के अंदर होती है, तो वो भी एंजाइम साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन है। ठीक है, कि डिफरेंट एंजाइम जो जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है वो वहीं पर प्रेजेंट है ताकि उनकी साइड रिएक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, तो अच्छा जी एलोस्टेरिक फीडबैक रेगुलेशन बता दें। एलोस्टेरिक रेगुलेशन ये है बच्चे के डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जिस तरह हमने कोफैक्टर की बात की, को एंजाइम्स की बात की, तो वो एलोस्टेरिकली कंट्रोल करते हैं। एक एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होती है, ठीक है, जो आपको आपने पढ़ ली। एक एलोस्टेरिक साइट होती है, द साइट अदर देन द एक्टिव साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये आपने एमडी कैट के अंदर कहीं पढ़ा होगा, हो सकता है। एलोस ये आगे रेगुलेशन आएगी। ठीक है, तो वहां पर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस आके लगता है जो कि ना सबस्ट्रेट होता है ना प्रोडक्ट होता है, सम टाइम वो हो भी सकता है। तो जैसे ही वो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जो है वो बाइंड करता है, तो या तो रिएक्शन को वो इनहांस कर देता है या फिर उसको रिप्रेस कर देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। जबकि फीडबैक रेगुलेशन क्या होती है कि जो प्रोडक्ट होता है ना वो क्या करता है, वो रिएक्शन को स्लो करता है, जबकि रिएक्टेंट्स जो है वो, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जो है वो सबस्ट्रेट्स होते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन जब हाई होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, तो वो रिएक्शन को इनहांस करते हैं। जबकि जो प्रोडक्ट होता है जब ज्यादा अकोमोडेट हो जाए तो वो फीडबैक इनहिबिशन कर देता है। ठीक है, जब आप फिजियो के अंदर आपने फीडबैक रेगुलेशन आपने पढ़ी है, ये सारी वैसे ही होती है। अच्छा जी ये हो गया हमारा रेगुलेशन। अच्छा जी, इसके बाद ये लोकेशन विद इन द सेल, ये बेसिकली जो पॉइंट एफ है ये वही कंपार्टमेंटलाइजेशन के रेलेवेंट ही है, इसमें वही लिखा हुआ है जो कंपार्टमेंटलाइजेशन में हमने पढ़ा है। अब हाउ एंजाइम वर्क्स, ठीक है, ये वैसे हेडिंग जो है न्यू एडिशन के अंदर इसकी हेडिंग चेंज है, इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। न्यू हेडिंग इसकी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के नाम से है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और फ्री एनर्जी क्या होती है? फ्री एनर्जी एक टर्म है, बेसिकली ये फ्री एनर्जी आप इसको एनर्जी ही समझें, जहां पर फ्री एनर्जी लिखा हो ना आपने समझना है कि ये एनर्जी ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको फ्री ये कोई सेपरेट टर्म नहीं है। बस इसकी डेफिनेशन जो है ये आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ोगे कि फ्री एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो अवेलेबल होती है फॉर यूजफुल वर्क। इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम यूजफुल एनर्जी कहते हैं, उसको हम फ्री एनर्जी का नाम देते हैं। सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या है कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना इज इक्वल टू फ्री एनर्जी। ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो मजीद इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन लगता है किसी का आया है, एक्टिवेशन एनर्जी और साथ गिब्स एनर्जी भी बताओ। बच्चे फ्री एनर्जी को गिब्स एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, गिब्स एनर्जी बेसिकली फ्री एनर्जी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, नहीं बच्चे इनहिबिटर जो है ना इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप या इनहिबिटर नहीं कहा जा सकता, वो और सब्सटेंसेस होते हैं, वो और होते हैं। अच्छा ये जो आप पूछ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, तो आपको पता चल गया ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ये मजीद हम इस ग्राफ में देखते हैं। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है एक छोटा सा, इसमें दो लाइन नजर आ रही है। एक आपको ए नजर आ रहा है, ये रिएक्टेंट है, बी जो है आपका वो प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ए यानी रिएक्टेंट से बी यानी प्रोडक्ट्स की तरफ जाने के लिए
हमें एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ये एनर्जी का एक बैरियर है, ठीक है। ये वाई एक्सिस के ऊपर फ्री एनर्जी दी हुई है, जबकि जो एक्स एक्सिस है वहां पर रिएक्शन की प्रोग्रेस है, ठीक है, कि रिएक्शन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो पहले रिएक्शन करते हैं, उसके रिएक्शन के नतीजे में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, जो एक कह लें कि टेम्परेरी होती है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं होता। जस्ट जब रिएक्टेंट्स और जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड ट्रांजिएंट बॉन्ड बनते हैं ना, तो ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, जो कि बाद में प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर आपको नजर आ रहा है, चाहे आप रेड एरो में देखें चाहे ब्लू में देखें, तो ये एक बैरियर है एनर्जी का। तो जो रिएक्टेंट्स हैं इनको इतनी एनर्जी एक्वायर करनी पड़ती है, इतनी एनर्जी हासिल करनी पड़ती है, पहले पहले वो ऊपर जाते हैं, ये एनर्जी पहले गेन करते हैं। जब वो ट्रांजिशन स्टेट पे जाते हैं तो उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद वो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज करते 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 एक वक्त आता है कि वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोडक्ट्स जो है इसकी एनर्जी लो है, इस वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। जबकि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी देखें, एनर्जी बहुत हाई है, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी, दोनों से इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है और रिएक्टेंट्स हैं, इनके दरमियान ये ब्लू ब्लू एरो आपको नजर आ रहा है, ये जो एनर्जी है ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान ये ब्लैक एरो आपको नजर आ रहा है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ए और बी के दरमियान ये ब्लैक एरो है आपको नजर आ रहा है, ये जो है फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। तो देखें एंजाइम कैटालाइज्ड हो या अनकैटालाइज्ड रिएक्शन हो, आप रेड एरो, रेड वाली लाइन देख लें या ब्लू वाली देख लें, दोनों में जो ए और बी की पोजीशन चूंकि सेम है, इस वजह से ये ब्लैक एरो ए की नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एंजाइम कभी भी जो है वो फ्री जो एनर्जी है, ओवरऑल रिएक्शन की जो एनर्जी है उसको चेंज नहीं करता, ठीक है। वो जस्ट जो है रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसको डिफरेंट पाथवे प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी होती है रिएक्शन की वो चेंज नहीं होती। इसी वजह से जो इक्विलिब्रियम है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता एंजाइम का, क्योंकि एनर्जी जो है ओवरऑल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, जिस वजह से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता एंजाइम का, ठीक है। जबकि ये सिर्फ जो है डिफरेंट पाथवे प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू है, ब्लू लाइन, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ब्लू एरो बड़ा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए थी, बहुत ज्यादा रिक्वायर थी। जबकि रेड लाइन के अंदर क्या है कि ये एरो छोटा है, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है एक्टिवेशन की वो कम है। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कम हो गई, लेकिन फ्री एनर्जी जो थी ओवरऑल रिएक्शन की वो सेम रही, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी थी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी अगर आप दोनों का डिफरेंस लें यहाँ पे, तो वो सेम आ रहा है, इस ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो फ्री एनर्जी जो है ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन वो सेम रहती है, जबकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसने लिखा हुआ है, तो वो चेंज होती है जस्ट। तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है इसकी, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और बाकी एक्सप्लेनेशन में भी कोई इतनी खास बातें नहीं, यही लिखी हुई जो मैंने आपको बता दी है। जी बिल्कुल, एंजाइम जो है वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम करता है। बेसिकली कैसे करता है कि वो ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है उसको स्टेबलाइज करता है। तो आपने एफएससी के अंदर पढ़ा कि एंजाइम्स, बल्कि मैट्रिक में पढ़ा था आपने कि एंजाइम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, व्हाई व्हाई द केमिकल्स मेक बॉन्ड, सबस्ट्रेट्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कब आती है, जब एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो जो एंजाइम होता है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, और अपेरेंटली हमें लगता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। बेसिकली वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा होता है, ठीक है, इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अच्छा जी, उसके बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये भी आपको पता है कि एंजाइम्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस कर देते हैं। पीछे हमने वैल्यू भी पढ़ ली, 10⁻⁴ to 10⁻जो 8 थी, वो उस स्पीड से जो है ना रिएक्शन को तेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूं,
ये लाइन जो है, एंजाइम्स हैव नो इफेक्ट ऑन डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन एंड के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस पे एंजाइम्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये लाइन आप लिख लें, ठीक है, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है या इस पे कुछ जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये ओवरऑल यही जो है हमने पढ़ लिया कि क्यों कैसे जो है ये होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और बात आपको साथ ही बता दूं, जो आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ी थी, ठीक है, कि हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे करते हैं। एक तो मैंने बता दी ट्रांजिशन स्टेट को ये जो है स्टेबलाइज करते हैं, जिसको आपने पढ़ा था मैट्रिक के अंदर कि वो डिस्टर्ब करते हैं चार्जेस को डिस्टर्ब करके एंजाइम्स जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। दूसरा ये है कि डिफरेंट पाथवे प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको मैट्रिक की बुक से मिल जाएगा या आप यहाँ से नोट कर लें कि ये पाथवे प्रोवाइड करता है डिफरेंट, ठीक है, या फिर ये डिस्टर्ब करता है चार्जेस जो होते हैं सबस्ट्रेट्स के ऊपर, या फिर ये क्या करता है सबस्ट्रेट्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर लाता है ताकि जो रिएक्शन है वो इजीली प्रोसीड कर सके। तो ये 3 मेथड होते हैं जिसके जरिए ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है। अल्टरनेट पाथवे मैंने बता दिया आपको। अब एक्टिव साइट की जो केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे 10 मिनट हमारे पास हैं अभी मीटिंग के, कोशिश करते हैं इसको कवर करने की। यहाँ पर फिर वो पॉइंट इसने दिया हुआ है बी केमिस्ट्री ऑफ एक्टिव साइट के अंदर कि जो एक्टिव साइट होती है वो पैसिव साइट नहीं है, ये कि वो कुछ काम नहीं कर रही, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइट है। वहां पर बाइंडिंग साइट होती है, कैटालिटिक साइट होती है, और वहां पर रिकग्निशन हो रही होती है सबस्ट्रेट्स की, फिर वहां पे ES कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, ठीक है, फिर जो है वो एज ए बाइंडिंग साइट जो है फिर कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट करती है और फिर रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो जो एक्टिव साइट होती है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करती है, वो मैंने आपको पहले ही बात बता दी, ठीक है। जब वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगी तो जिस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो वो पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस वजह से वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है अदर मैकेनिज्म्स। तो ये जो न्यू एडिशन है आपके पास उसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है इसकी जो हेडिंग है वो आपको मिलेगी टाइप्स ऑफ कैटालिसिस के नाम से, या कैटालिसिस लिखा होगा, कैटालाइसिस लिखा होगा, या फिर टाइप्स ऑफ कैटालिसिस लिखा होगा, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन जो भी कर लें इशू नहीं है, उससे कैटालाइसिस पढ़ लें कैटालिसिस पढ़ लें एक ही चीज है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी जो है कैटालिसिस की टाइप है ये लॉन्ग SCQ आता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, कौन कौन सी टाइप्स हैं कैटालिसिस की, तो ये आपको हार्पर के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने वहीं से ये लिखी है। सबसे पहले जो टाइप है कैटालिसिस की के एंजाइम जो किस तरह कैटालाइज करता है रिएक्शन को, तो वो है बाय प्रॉक्सिमिटी, कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। इसका क्या मतलब है कि जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को करीब करीब लेके आता है। कितना करीब लेके आता है, तो आपने एक चीज पढ़ी थी बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्टेंस, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो डिस्टेंस होता है उसके उतना करीब जो है मॉलिक्यूल्स को लेके आता है ताकि उनके दरमियान जो है बॉन्ड बन सके, ठीक है। तो कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी का मतलब यही है कि एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्टेंस के ऊपर लेके आते हैं ताकि उनके अंदर इजीली जो है वो बॉन्ड बन जाए। दिस इज फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म क्या होता है स्ट्रेन का, कैटालिसिस बाय स्ट्रेन। तो आपको याद होगा कभी कभार जो है जब आप छोटे हुआ करते थे, छोटी क्लासेस के अंदर थे, तो अक्सर औकात आपके दोस्त के पास कार्बन पेंसिल नहीं होती थी, तो आप क्या करते थे, आपके पास एक बड़ी पेंसिल होती थी, आप जो है दरिया दिली का मुजाहरा करते थे, तो अपनी जो पेंसिल है उसके ऊपर आप प्रेशर लगाते थे सेंटर के ऊपर और उसको 2 पेंसिल्स के अंदर तोड़ देते थे, ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं वो भी इसी मैकेनिज्म को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट्स के ऊपर स्ट्रेन डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, और जो बॉन्ड है उसको वीक कर देते हैं। जब बॉन्ड वीकेंड हो जाता है तो वो प्रोडक्ट्स के अंदर बॉन्ड टूटता है, एक सबस्ट्रेट 2 प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं कैटालिसिस बाय स्ट्रेन। तीसरी चीज है एसिड बेस कैटालिसिस। अब यहाँ पे ये इशू है कि आपको पता है कि जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट पीएच के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ सबस्ट्रेट्स जो है ना, एंजाइम्स जो है ना, जो सबस्ट्रेट्स होते हैं, तो सबस्ट्रेट्स की भी स्पेसिफिक फॉर्म होती है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सकता है, ठीक है। जिस तरह अमाइनो एसिड आपने पढ़े कि वो ज्विट्रियोन आइन होता है, ठीक है, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, या वो न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो कुछ एंजाइम्स जो है उनको बच्चे क्या फर्स्ट वाला बता दूं, अच्छा फर्स्ट मैं दोबारा बता दूं। बच्चे कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी जो है ये कहते हैं कि जो एंजाइम होता है ना वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को जो है वो करीब करीब लेके आता है।
तो जब सबस्ट्रेट्स मॉलिक्यूल करीब करीब आते हैं, कितने करीब आते हैं, ठीक है, कितना करीब लेके आ सकता है वो, तो वो जो डिस्टेंस है जिसपे बॉन्ड बनता है, आपने एफएससी के अंदर पढ़ा था बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्टेंस, वो जहाँ पे हाइड्रोजन की मिसाल दी होती है H2 मॉलिक्यूल जब बनता है, ठीक है, तो वो वही एग्जांपल यही पे फिट आती है कि एंजाइम बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को इतना करीब लेके आ जाता है कि दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। तो दिस इज कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, कि रिएक्टेंट्स को करीब लाके उनकी कैटालिसिस करवाना, रिएक्शन को तेज करवा देना, ठीक है। हो सकता था वो दूर दूर थे तो रिएक्शन होता ही ना, तो एंजाइम्स इनको करीब लेके आया, जिस वजह से वो उनकी अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्टेंस जब आया तो वो बॉन्ड बन गया और वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। इस तरह स्ट्रेन क्या होती है कि प्रेशर डाला, एक रिएक्टेंट था उसके ऊपर प्रेशर डाला सेंटर में, बॉन्ड जो है उसको वीक किया और बॉन्ड तोड़ दिया, तो दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे आपके पास। तीसरी है एसिड बेस कैटालिसिस। तो कुछ सबस्ट्रेट्स जो है ना वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में एंजाइम के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, यानी कुछ कुछ को एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, कुछ को बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो एंजाइम्स जो है ना स्पेसिफिक उनके चार्जेस को जब डिस्टर्ब करते हैं तो या तो उनको प्रोटोनेटेड फॉर्म में लेके आते हैं या डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं एसिड बेस कैटालिसिस। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। अगर तो एसिड बेस कैटालिसिस जो है, यहाँ पे एसिड बेस का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन होगा तो एसिड कैटालिसिस होगी, अगर वो हाइड्रोजन आयंस पे डिपेंड कर रहा है तो एसिड कैटालिसिस, अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड कर रहा है तो उसको बेस कैटालिसिस कहेंगे। तो जनरली हम इनको इकट्ठा ही बोलते हैं एसिड बेस कैटालिसिस, इसलिए मैं इकट्ठा बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक ही चीज है, लिखा भी इकट्ठा ही होगा, आपको सारा जहाँ पे टुगेदर ही मिलेगा ये, लेकिन आपने इसको वैसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एसिड जो है इससे मुराद हाइड्रोक्साइड सॉरी प्रोटॉन आयंस है, हाइड्रोजन आयंस है, और बेस से मुराद हाइड्रोक्साइड आयन है। और इस कैटालिसिस को जिसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन पर ये डिपेंड कर रहे हो, इनकी कैटालिसिस जो है उसको कहते हैं स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस, ठीक है। और अगर वो किसी और एसिड या बेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के अलावा जो एसिड्स हैं, जो बेसिस हैं, उस पर डिपेंड करेगा जब ये, तो उसको हम जनरल एसिड बेस कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो HIV प्रोटीएज एंजाइम, ये हार्पर से एग्जांपल ली गई है, ये MCQ आपका, कि HIV प्रोटीएज जो है ये कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, तो ये एसिड बेस कैटालिसिस के थ्रू जो है वो रिएक्शन करता है। इस तरह कोवलेंट कैटालिसिस है। कोवलेंट कैटालिसिस क्या है, ये हमने पहले रेगुलेशन के अंदर पढ़ ली कि डिफरेंट ग्रुप्स को जब अटैच किया जाता है बाय कोवलेंट बॉन्ड, तो एंजाइम्स जो है वो या तो एक्टिव हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनवा देते हैं। एंजाइम्स जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना अटैच करवाते हैं साथ, जिससे या तो सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव हो जाता है या इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उसको कन्वर्ट करना प्रोडक्ट के अंदर इजी हो जाता है। तो इसमें कौन सी एग्जांपल्स हैं, एक काइमोट्रिप्सिन है आपका, ठीक है, और एक फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम है। ये दो एंजाइम्स जो है कोवलेंट कैटालिसिस को फॉलो करते हैं, और ये आपके MCQs हैं जो हर दफा आते हैं। बच्चे आपके मोबाइल, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये इशू हो रहा है। आप वो जो जहां से आपने ये पेंसिल निकाली है ना, वहीं पर डिलीट का ऑप्शन भी आता है, साइड पे जो एरो बना हुआ है ना उसको क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद वो जहाँ पे पेंसिल बनी साथ में इरेजर बना हुआ है और साथ में डिलीट का ऑप्शन भी है, तो डिलीट करेंगे सारे ये स्क्रीन से जो आपने लाइनें लगाई हैं ये हट जाएंगी, या फिर आप रेजर से इसको साफ कर दें। ये टाइप्स ऑफ कैटालिसिस हैं, ये आपने हार्पर से पढ़नी है बच्चों, ठीक है, हार्पर पे लिखी हुई है ये। और ये MCQs वाले पॉइंट आपने नहीं छोड़ने, प्रोटीएज और काइमोट्रिप्सिन फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेस्ट में आएंगे इंशाल्लाह जब एंजाइम्स का टेस्ट होगा। अच्छा जी, और ये इसने तीसरी दी है जी विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो एक बड़ी फजूल सी, बड़ी अच्छी सी मिसाल कह दें, चलो बुरा तो नहीं कहना चाहिए किसी को, किसी के एफर्ट है तो हम अच्छा कह देते हैं, चले। इसने ये कहा कि अगर छोटा सा बच्चा हो, वो खुद कपड़े उतारे तो वो बड़ा उसको मुसीबत पड़ जाती है, ठीक है, उससे उतारे नहीं जाते। या अपने बच्चों को देखा जब वो कपड़े पहनते हैं तो वो जो है दोनों बाजू एक बाजू जो है वो बाजू में से निकालते हैं और दूसरा बाजू जहाँ पे सर निकालना होता है वहां पे डाल देते हैं। तो बच्चे जो है ना उनको, क्योंकि वो ओरिएंटेशन नहीं होती उनकी, इस वजह से वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में, एक तरह की मिसाल उसने दी कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स या आपकी वालदा या आपके छोटे भाई जो बड़ा भाई है वो, या आपके पापा जो हैं, अगर वो बच्चे को पकड़े और उसको कपड़े पहनाए तो वो बड़ा इजी हो जाता है। तो इसने ये मिसाल दी है जी, ये साथ में ये कपड़े उतार रहा है उसके, बड़ा अजीब सा शक्ल बना दी इसने, बच्चे के कपड़े उतार रहा है, बच्चा भी खुश हो रहा है। तो ये इस तरह से इसने मिसाल दी है, वैसे ये आती कोई नहीं, ये हमें फजूल सी दी, चले अच्छी दी है, बुरा नहीं कहना किसी को। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है,
फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन वेलोसिटी। ये आपने एफएससी के अंदर सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना 5.6, ये हम कल पढ़ेंगे, इसको डिटेल्स के साथ हम पढ़ेंगे और ग्राफ्स को समझेंगे, ग्राफ्स कहता क्या है हमसे। आपके पेपर में कभी ग्राफ नहीं आता, ठीक है। ये एमएलई जिन लोगों ने अमेरिका जाना होता है तो वो लोग पढ़ते हैं, फिर वो वहां पे ग्राफ्स का बहुत ज्यादा रोल है। तो लेकिन हम जो है ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको पता है, तीन चीजों, अच्छा मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, हाफ मिनट रह गया है, तो आप लोगों ने रीज्वाइन करना है ये 2 से 3 मिनट के अंदर, मैंने क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपको जस्ट जो है ना इसका ओवरव्यू देना है। तो मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग दोबारा से रीज्वाइन करें इसको।